हेलो बच्चों, साई राम। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं की कविता नंबर 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा जी। हम रमेश दत्त शर्मा जी की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1939 जलेसर एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु जो हुई है 2012 में हुई है। परिचय देखते हैं बच्चों हम लोग। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। मतलब इनका जो रुझान है, जो उनकी रुचि है, वह आप देख रहे हो विज्ञान की तरफ भी थी। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे, अर्थात जाने पहचाने जाने लगे थे। अब हम देखते हैं कि इन्होंने इस कविता में हमें क्या संदेश दिया है। बच्चों, हम पद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सीख कर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है, अर्थात हर वक्त हमें शांत नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने यहाँ पर बताया है। बच्चों, हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहले जो 2 लाइन है उसे देखेंगे हम लोग। वाड़ी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाड़ी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे हम देखेंगे इसके भावार्थ भी दिए हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान की वाणी में शहद होनी चाहिए, यानी उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए। शहद होना चाहिए मतलब उसमें शहद नहीं घोलना, हमें क्या करना है, हमें हमारे जो बोल हैं, हमारे जो शब्द हैं, वो मीठे होने चाहिए, शहद के समान होने चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी व मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयतापूर्वक बोलना सीखना चाहिए। हमें कड़वी जबान नहीं रखनी चाहिए। हमें सबके साथ में कैसे रहना चाहिए बच्चों? मीठे बोल बोल के रहना चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 2 लाइन हम लोगों ने पढ़ा है, ये 2 पंक्तियों में हमें कौन से कठिन शब्द दिखे हैं। वाणी अर्थात बोल, लीजिए में मतलब होता है लीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों अर्थ आपको समझ में आ गए हैं। हम आगे देखते हैं कविता में कवि ने हमें क्या बताया है। यहाँ आगे कवि कहते हैं, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में फिर से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने से बहुत फायदे होते हैं, अतः समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात कहनी चाहिए। जो हमेशा बोलता रहता है उसकी इज्जत लोग नहीं करते हैं, इसलिए कम बोलो लेकिन सही वक्त पर बोलो। बच्चों, हम देखते हैं कि इन दोनों पंक्तियों में कौन से कठिन शब्द आए हुए हैं। देखते हैं हम लोग। पहला है आपका जुबां। जुबां का मतलब होता है जीभ या मुंह। दूसरा है वक्त। वक्त का अर्थ है समय। आगे कवि कहते हैं, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने फिर से अच्छी बात कही है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए। बोलना बहुत आसान होता है बच्चों, लेकिन बोलने से पहले आपको उस पर विचार करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो क्या वह उचित है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने बोल को निकालना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तौलकर बात करने की कला का अभ्यास भी करना चाहिए। हमारे जो विचार है, हमारे जो ख्याल है, उससे हमें तौल कर बात करना चाहिए, मतलब सोच समझ के बात करना चाहिए। तौलना मतलब आप तौलने नहीं जाओगे उससे। तौलने का अर्थ मतलब यहाँ पे अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए।
कहीं आपके शब्द ऐसे तो नहीं है कि जिससे किसी को तकलीफ हो, तो इसलिए हमें वह शब्द बोलने चाहिए जिससे किसी को भी कुछ हानि ना पहुँचे। बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पे जो कठिन शब्द है, पहला है ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है विचार, और तौलना मतलब होता है मापना। अगली जो पंक्ति है बच्चों, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कवि ने कहा है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। बच्चों, यहाँ पे हम फिर से इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है पहले उसे देख लेते हैं। कठिन शब्द आया हुआ है तू तड़ाक मतलब झगड़ा होता है, और तू मैं का अर्थ भी झगड़ा ही होता है। टोकना मतलब अपने आप को रोकना। अब हम देखते हैं कि इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ क्या होगा। कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। यहाँ पे फिर से हमें कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा बताया है कि हमें बिना मतलब किसी के साथ में बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि आपके जो शब्द हैं वह अननेसेसरी या बिना मतलब बिना किसी अर्थ के नहीं निकलने चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो अपने आप को रोकते हुए और सोच समझ के बोलो, जिससे कि किसी मनमुटाव या झगड़े की परिस्थिति ना उत्पन्न हो। आगे कवि ने कहा है बच्चों, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी में रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी में रंग घोलना सीख लीजिए। बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि ये जो दो लाइन हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से इसमें कठिन शब्द क्या है। इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं वह है रोशनी, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, घोलना जिसका अर्थ होता है मिलाना। अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे बच्चों। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए, अर्थात परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए। इससे कवि हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। बिना अर्थ बिना मतलब के हमें कहीं पे भी चिल्लाना या जोर जोर से बोलना नहीं शुरू कर देना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि वास्तव में वहाँ पे परिस्थिति क्या है, क्या हो रहा है, फिर हमें बोलना चाहिए या फिर उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को वहाँ पर ढाल लेना चाहिए, उस तरह से बना लेना चाहिए। अगला है अपना, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोकना सीख लीजिए। बच्चों, हम लोग यहाँ पे फिर से कठिन शब्द जो आए हैं वो देख लेते हैं पहले। कटु का अर्थ होता है कड़वा, बोते मतलब रोपना, गुल मतलब फूल। ये तीन अर्थ हम लोगों ने देखे यहाँ पे कठिन शब्द जो आए थे। अब हम देखते हैं भावार्थ क्या दिए हुए यहाँ पर। भावार्थ देखिए, कवि के मतानुसार व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए, मतलब जो हमारे बोल होते हैं वो मधुर भाषी होने चाहिए। हमें कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं। जो कड़वा बोलता है उसके सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उसका लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। व्यक्ति को मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा मीठी वाणी में बात करना चाहिए। मीठी वाणी में मतलब आप हमेशा मीठी वाणी में कैसे बात करोगे, सभ्य रहो, अच्छे से बात करो और किसी को दुख ना पहुंचाओ। आपकी भाषा से, आपके बोल से किसी को कष्ट ना पहुंचे, वो आपकी मीठी वाणी होगी। और हमेशा सबके साथ में मुस्कुरा कर रहो। यह जो बोल रहेंगे यह आपको मीठी वाणी की तरफ ले जाते हैं, या अपने आप हमारी जो वाणी होती है वो कैसी हो जाती है, मीठी हो जाती है। अगर हम हमेशा आप चिल्लाते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे तो वो आपकी आवाज़ कांटों की तरह हो जाएगी। जैसे कांटा सबको चुभता है, आप भी सबको चुभने लगोगे। अगला देखते हैं बच्चों, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। इसमें हम देखते कठिन शब्द क्या आए हुए हैं। बेबात मतलब बिना बात के, चुभना मतलब अच्छा न लगना।
कवि कहते हैं कि बिना किसी वजह से बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। मतलब उसको इग्नोर कर दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। हमें तकलीफ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान कोई कर रहा है तो उसे आपको जवाब देना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि व विवेक से सामना करना चाहिए। अगर कोई परिस्थिति आपके खिलाफ है, आपको लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत परेशान किया जा रहा है, तो आप अपने दिमाग का उपयोग करके उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर आगे ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप सुन कर लें, सुने लेकिन वहीं तक सुने जहाँ तक कि आपको लगे कि सुनना चाहिए। अगर आपको लगा नहीं अब यहाँ पे नहीं सुनना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में या दूसरों के साथ में, तो वहाँ पे आपको उसका जवाब देना सीखना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा बच्चों की ये जो कविता है हमारी, वह हमें किस तरह से जीवन में रहना चाहिए उसके बारे में सिखा रही है। अब हम इसकी अंतिम पंक्तियों को देखेंगे बच्चों। यहाँ पर बोला गया है, कवि ने फिर से हमको बताया है, ये किसने कहा होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा कि होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पंक्तियों में कठिन शब्द जो हैं क्या आए हैं। सीकर मतलब सिल कर, और ज़रूरत का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार। हमें अननेसेसरी अपने बोलों को या अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमें वही बोलना चाहिए जहाँ पे उस बोलने का कुछ फ़ायदा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि भावार्थ क्या है इसका। कवि के मतानुसार व्यक्ति का हमेशा होठ सीखकर शांतिपूर्वक बैठना उचित नहीं है। ये भी बात बहुत बड़ी बात कही है कवि ने यहाँ पर, कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हम वहाँ पर शांति से बैठेंगे तो वैसे ही कल को हमारे साथ में भी हो सकता है कि अगर हमारे साथ में कुछ गलत होगा तो हमारे लोग कोई नहीं बोलेगा। अर्थात गलत वक्त पर अगर कुछ गलत कोई कर रहा है किसी के साथ में, तो वहाँ पे हमें बोलना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। हर वक्त अपने होठों को बंद करके बैठना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पे मुंह खोलना सीखना, आवश्यकता के अनुसार ही हमें बोलना चाहिए। अननेसेसरी बिना किसी वजह के बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा शर्मा जी ने हमें, जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा जीवन में आने जाने वाली परेशानियों को किस तरह से पीछे छोड़कर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इस कविता के माध्यम से हमें सिखाया है। बच्चों अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कविता आपने पढ़ा है उसमें हम देखते अभ्यास जो दिया हुआ है वो आप कितना समझा है, वो अभ्यास के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम लोग। जो हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। अगर आपने देखा होगा तो कविता में बहुत बार कवि ने आपको बताया है कि इस तरह से आप ये करना सीख लीजिए। तो हमें क्या क्या बोला है कवि ने? वाड़ी में शहद घोलना सीख लीजिए, प्यार से बोलना सीख लीजिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। ये सब हमको, ये जो चारों बातें हम लोगों ने पढ़ी है ना, कवि ने हमको इसे सीखने के लिए कहा है। दूसरा है चुप रहने के 4 फायदे लिखिए। अब आपको पता है चुप रहने से कितने फायदे हो सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। 4 फायदे बोला है, तो हम पहला देखते हैं। ऊर्जा की बचत होती है, हमारी एनर्जी ऐसी वेस्ट नहीं होती है। समय की बचत होती है, सही बात है, अननेसेसरी बोल के कुछ नहीं, हमारा समय ही जाता है। मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी हमारी ज़्यादा बोलने से और कहीं तरह से कुछ परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को हम कम कर सकते हैं। मन मुटाव अगर किसी से हमारे होने वाला है तो हम वहाँ पर नहीं बोलेंगे तो वह कम हो जाएगा। और चौथा है ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। मतलब हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, उसे हम सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं, ना कि बिना मतलब के किसी भी काम में लगाकर अपना समय भी बर्बाद करो और अपनी ऊर्जा एनर्जी भी बर्बाद करो। बच्चों हम देखते हैं कविता में यहाँ पर इस अर्थ के कौन से शब्द आए हैं। 2 शब्द आपको दिए हुए हैं, इसके लिए यहाँ पर कौन से शब्द आए हैं जो हमें कविता में मिले हैं। मधु, मधु का मतलब होता है, जैसा हम सबको पता है कि मीठा, जो शहद होता है जिसके लिए। तो हमने देखा है कि जो मधु है, यह शब्द के लिए हमारी कविता में कौन से शब्द आया है? शहद। पहली ही 2 पंक्तियों में से पहली पंक्ति में आया हुआ है। विचार, विचार का अर्थ है ख्याल। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा है कि इस कविता में हमें इस तरह से कवि ने क्या क्या सिखाया है, उसके हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर देखे हैं। और ये जो कविता आप लोगों ने पढ़ा है, इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने जीवन में किस तरह से अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ाकर ले जाना चाहिए, और हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, हमें उसके साथ में क्या क्या करना है, सही समय पर क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों से हमें शर्मा जी ने
अवगत कराया है। और हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी देखे हैं। बच्चों, जब भी आपको समय मिलेगा आप ये वीडियो देखते देखते आप ये जो क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको, और इसके साथ में आपको असाइनमेंट जो सबमिट करते हो चाहिए रहेगा, तो आप वो भी प्रश्न उत्तर आप हिंदी का जो है आप अपने नोटबुक में जो हिंदी की पुस्तिका रहेगी उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको परीक्षा के समय आसानी होगी इस पाठ को, इस कविता को समझने के लिए। अगले वीडियो में हम फिर कुछ दूसरे पाठ के साथ में लेंगे। तब तक आप पढ़िए और इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। और कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आप अपने आप को फिर से इस वीडियो को देखकर अपने जो प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू।